डायबिटिक्स की लाइफ टाइम रिस्क करीब 15% होती है कि उनको जीवन काल में कभी ना कभी डायबिटिक फूड से गुजरना पड़ेगा। मतलब उनके पैर में कुछ ऐसी समस्या होने वाली है जो उनको आजीवन परेशान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भोपाल से। फूट गैंग्रीन और डायबिटिक फूट ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आजकल बातें बहुत हो रही हैं। बहुत लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अभागे मरीज हैं जो इसकी जानकारी के अभाव में अपना पैर का कुछ हिस्सा गंवा बैठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटिक फूट की बीमारी के बारे में। और ऐसे मरीज जो डायबिटिक फूट डेवलप कर जाते हैं, उनमें से करीब 20% मरीज जो हैं वो अपने पैर का कुछ हिस्सा, छोटा या बड़ा, हमेशा के लिए गंवा देते हैं, क्योंकि पैर का वो हिस्सा काटना पड़ता है या फिर कई बार अपने आप ही शेड ऑफ होके कुछ उंगलियां अलग हो जाती हैं। जी हाँ, सुनने में ये काफी खराब लग रहा होगा, लेकिन ये सच भी है। इनमें से करीब 10% मरीज अपनी जान भी गंवा बैठते हैं एक साल के अंदर। तो आइए हम जानते हैं कि डायबिटिक फूट क्या होता है और क्यों होता है। देखिए, हमारे पैर की अगर हम बात करें, और इनफैक्ट पैर क्या, हमारे किसी भी अंग की हम बात करें, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस जगह की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई को आप एक जीवन रेखा की तरह मान लीजिए। अगर ब्लड सप्लाई उस अंग तक नहीं पहुंच रही है तो उस अंग का सड़ जाना, या फिर मेडिकल भाषा में कहा जाए तो गैंग्रीनस हो जाना, उसकी नियति में लिखा रहता है, क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन एवं वो सारे न्यूट्रिशनल पदार्थ नहीं पहुंच पाएंगे जो वहां के अंगों को सरवाइव करने के लिए जरूरी हो। तो होता यह है कि डायबिटिक्स के मरीजों में ना सिर्फ समय के साथ साथ ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, उनको नर्व रिलेटेड सेंसरी लॉस भी होने लगता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसी के साथ साथ उनके जॉइंट्स में इंस्टेबिलिटी या फिर असंतुलन आ जाता है। जब इन तीन चीजों को हम मिलाकर देखते हैं, यानी कि कम ब्लड सप्लाई, जॉइंट इंस्टेबिलिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं डायबिटिक फूट। डायबिटिक फूट के करीब 1/3 से आधे पेशेंट्स में ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम जरूर होती है। ये इसलिए होता है कि जब डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं रहती है, जैसे कि अगर आपका HbA1c यानी कि एवरेज 3 महीने की ब्लड शुगर जो है वो 6 या 7 से ज्यादा है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है जो 140/90 मिलीमीटर मर्करी से कॉन्स्टेंटली ज्यादा रहता है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, या फिर इनमें से ये सारे फैक्टर्स एक साथ हैं, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या पास्ट में कभी स्मोकिंग करते थे या तंबाकू का सेवन करते थे किसी भी रूप में, सिगरेट, बीड़ी, सिगार या चुएबल टोबैको के रूप में, पान, खैनी, गुटखा, इनमें से कोई सी भी चीज का अगर आप सेवन करते थे, तो समय के साथ आपकी खून की नसें जो हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, उसके अंदर प्लाक्स जमने लगते हैं, और प्लाक्स जमने के साथ साथ इन नसों में थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि थ्रोम्बोजेनेसिटी बढ़ जाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब ये ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम होती है। तो होगा क्या, जब आप चलेंगे तो आपके पैर की मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वो ऑक्सीजन उतनी स्पीड से पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई है। तो कुछ देर चलने के बाद मरीज को पैरों में दर्द होने लगता है। ये दर्द टिपिकली एक ऐंठन जैसा दर्द होता है, या मरीज ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पैरों में कुछ भर आया है और हमको रुकना पड़ता है, हमको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, बैठना पड़ता है या रेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और चल लेते हैं। जब हम और चल लेते हैं तो हम फिर थक जाते हैं, हमारे पैर में बहुत थकान महसूस होती है, खासकर पिंडलियों में। तो ये तो हुई शुरुआती स्टेज, जिसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। जब ब्लड सप्लाई और कम होगी समय के साथ, तो वो इतनी कम हो जाएगी कि बिना चले भी पैर को उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी जितनी उसको जरूरत है। इसको हम बोलते हैं रेस्ट पेन। मतलब मरीज चल भी नहीं रहा है, केवल रेस्ट कर रहा है, और रेस्ट के दौरान भी उसको दर्द हो रहा है। तो इस स्टेज को हम बोलने लगते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। यहां से आपका पैर जो है एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है, उसकी ब्लड सप्लाई जो है एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर आ गई है। और जब इस पर भी ध्यान ना दिया जाए और खून की नसें और भी ज्यादा सिकुड़ती जाए, या यूं कहें कि कुछ कुछ जगहों पर बंद भी हो जाती हैं,
कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो पैर के कुछ हिस्से जो है वो काले पड़ने लगते हैं। सबसे पहले ये कालापन टिपिकली जो है वो टोज की टिप्स पर आता है या फिर एड़ी के पास आता है। ऐसी जगहों पे आता है जहां ब्लड सप्लाई सबसे लास्ट में पहुंचती है। जब ये कालापन आने लगता है तो इसको शुरुआती स्टेज में हम प्री गैंग्रीनस चेंजेस बोलते हैं, मतलब अभी गैंग्रीन कंप्लीट नहीं हुई है, गैंग्रीन की शुरुआत है। अगर उस स्टेज पर भी मरीज इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो एक कंप्लीट गैंग्रीन में चेंज हो सकता है। कंप्लीट गैंग्रीन मतलब पैथोलॉजिकली अब ये टिश्यू पूरी तरह डेड हो चुका है, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। अब इसकी दो ही नियति है, या तो ये हिस्सा अपने आप ही टूट कर गिर जाएगा जिसको हम ऑटो एम्पुटेशन बोलते हैं, या फिर सर्जिकली इस हिस्से को काट के निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि डायबिटीज के मरीजों में ये होने की संभावना और भी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि डायबिटिक्स को अक्सर अपने पैर में लगी हुई चोट के बारे में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी भी साथ में है, मतलब उनको सेंसेशन का लॉस हो चुका है पैर के कई हिस्सों में। इनफैक्ट कई डायबिटिक्स ये भी बोलते हैं कि हमें चप्पल पहने रहने का एहसास भी नहीं होता। कई बार चलते चलते हमारी चप्पल जो है वो पीछे छूट जाती है और हम नंगे पैर चलने लगते हैं, हमको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हम चप्पल पहने ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको नर्व सेंसेशन ही गायब हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मरीजों को अगर कोई चलते फिरते छोटी मोटी चोट लग जाए या कुछ चुभ जाए तो इनको पता भी नहीं चलेगा और वो एक घाव में तब्दील हो सकता है, वो इन्फेक्ट हो सकता है। वैसे भी डायबिटिक्स में इन्फेक्शन की मात्रा और सीवियरिटी ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू अ नॉन डायबिटिक। तो ऐसे में डायबिटिक फूट का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू उन मरीजों के जिनको डायबिटीज नहीं है। तो आशा है ये शुरुआती वीडियो आपको डायबिटिक फूट पे अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने ये जाना है कि डायबिटिक फूट क्या होता है, क्यों होता है और इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको या आपके परिवार में, आपके मित्रों में किसी को भी है तो आज ही उसे अपने नियरेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क करने को कहें। आपका ये सुझाव उनके पैर को हमेशा हमेशा के लिए बचा सकता है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।